हेलो 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 हेलो। आ जाओ भाई बच्चों, आप लोग आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। आ जाओ सारे बच्चे आ जाओ, स्टार्ट करेंगे। तो भाइयों, हमने फंक्शन का डिस्कशन स्टार्ट कर रखा है, और जो फंक्शन का जो डिस्कशन स्टार्ट करा है उसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी खत्म किए थे कुछ दिन पहले ही, है ना। तो इसके बेस्ड आप एक दो क्वेश्चन मुझे आप करके दिखाओ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इफ x बिलोंग्स टू 0 to π/2 देन find the domain of fx equal to 1 upon square root of इस फंक्शन को मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूं, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है? फंक्शन डिफाइन किया गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स, तो इसके बेस में है, और tan x इसके आर्गुमेंट में है। इस फंक्शन का आपको मुझे डोमेन बताना है, इस फंक्शन का आपको मुझे डोमेन बताना है भाई। तो सारे के सारे बच्चे डोमेन बताओ मेरे को इसका। हेमंत चौधरी, हाँ भाई हेमंत। साइन एक्स तो इसके लॉग जो फंक्शन लिखा है ना, साइन एक्स इसके बेस में है और tan x इसके आर्गुमेंट में है भाई। तो इस फंक्शन का आपको मुझे डोमेन बताना है। तो बताओ, देखें आप सारे के सारे बच्चे इसका डोमेन। शुरू हो जाओ एवरीबॉडी। बताओ। चलो भाई कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करता हूं। आगे के क्वेश्चन का आंसर आप देना मुझे। देखो भाई, इसका डोमेन देखो क्या क्या लिखा हुआ है। एक तो 1 लिखा हुआ है ऊपर, तो ये तो हमेशा डिफाइंड है। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा हुआ है। अब डिनोमिनेटर में क्या क्या लिखा हुआ है? एक तो स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, एक तो स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। तो सबको आप सेटिस्फाई करते जाओ भाई। स्क्वायर रूट के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। तो स्क्वायर रूट को सेटिस्फाई यदि मैंने करा, उसके लिए जो माइनस का लॉग ऑफ साइन एक्स और tan x, इसको क्या होना पड़ेगा? 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। ये जो भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है वो यदि 0 या 0 से बड़ा हो गया, तब स्क्वायर रूट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्क्वायर रूट शांत हो जाएगा। लेकिन तभी डिनोमिनेटर बोलेगा कि नहीं भाई, स्क्वायर रूट के अंदर जैसे 0 आ जाएगा तो डिनोमिनेटर भी 0 बन जाएगा। डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बोलेगा क्यों भाई डिनोमिनेटर 0 कैसे हो गया?
तो इसका मतलब डिनोमिनेटर को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे इसको ग्रेटर देन 0 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल टू 0 करने पर स्क्वायर रूट को प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायर रूट डिफाइन हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में है इसलिए आप इसको इक्वल टू 0 नहीं ले सकते। पहली शर्त आपको ये लगानी है। दूसरी, अंदर आ गए आप भाई लॉग में, लॉग को डिफाइन होने के लिए जो उसका आर्ग्यूमेंट है 10x वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी शर्त लगा दी मैंने। तीसरी शर्त क्या है, उसका जो बेस है जो कि क्या है sin x है, ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। और चौथी शर्त है कि जो बेस है sin x वो मेरा 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये चारों शर्त लगने से, ये तीनों शर्त किसके लिए लगाई है, 2 और 2 3 4, ये जो 3 शर्त है हेलो 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 बच्चों, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल एरर आ गई थी, थोड़ा नेटवर्क का इशू चल रहा है आज यहाँ पर। और हम जिस एरिया में ना फिलहाल यहाँ इसके पास कर्फ्यू लगा हुआ है, तो शायद उसका इफेक्ट है कि सुबह से यहाँ थोड़ा इंटरनेट का इशू आ रहा है, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलो भाई अपन इसको स्टार्ट करते हैं दोबारा से वहीं पे, लेट्स रीस्टार्ट। तो क्या क्वेश्चन था भाई अपना क्वेश्चन था कि इस फंक्शन की अपने को डोमेन निकालनी है। तो हमने स्क्वायर रूट को सेटिस्फाई किया, लॉग को किया, ये किया वो किया, सब फंक्शंस को सेटिस्फाई कर दिया। अब देखो भाई क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि x कहां से कहां तक जा रहा है भाई, 0 से π/2 में जा रहा है। तो देखो अपने को पता है कि 0 से π/2 में tan x का ग्राफ कैसा होता है, tan फंक्शन तो हमें पॉजिटिव होता है ना भाई 0 से π/2 में, तो क्योंकि 0 से π/2 में tan का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो पहली जो कंडीशन, दूसरी जो कंडीशन वो तो सेटिस्फाइड ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है इस वाले इंटरवल में। साइन एक्स आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो भाई 0 से π/2 में साइन भी पॉजिटिव होता है। भाई 0 से π/2 का क्या मतलब है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। साइन एक्स इक्वल टू 1 कब होगा, जब मेरा x इक्वल टू π/2 होगा। तो x इक्वल टू π/2 तो है नहीं, देखो π/2 को इंक्लूड नहीं किया है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड है। तो 2, 3 और 4 ये तो मेरे ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड ही होंगे। ओके, कोई ऑडियो वीडियो रिलेटेड इश्यू है तो मुझे बता देना। तो दूसरी, तीसरी, चौथी कंडीशन तो भाई अपने आप सेटिस्फाई हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अपने एनालिसिस किया और पाया कि वो तो सेटिस्फाइड ही है, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं अपन पहली कंडीशन पे, है ना। तो पहली कंडीशन क्या बोलती है, एक बार दोबारा लिखता हूं। पहली कंडीशन बोलती है माइनस ऑफ log ऑफ tan x टू द बेस sin x, ये क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इस माइनस के साइन को हटाओ, माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो log ऑफ tan x टू द बेस sin x, ये क्या हो जाएगा, लेसर देन 0। अब देखो भाई x का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से π/2 में जा रहा है। तो इसमें sin x का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 1 में। ये मैंने क्यों देखा, क्योंकि साइन यहां के इसके बेस में है। तो अपने को पता है लॉग की प्रॉपर्टी से अपन जानते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि log a टू द बेस b इज ग्रेटर देन c। ये क्या होती है, इसमें होता है कि a इज ग्रेटर देन b टू द पावर c इफ b इज ग्रेटर देन 1, यदि बेस 1 से बड़ा हो, और a इज लेसर देन b की पावर c इफ b लाइज बिटवीन 0 एंड 1।
अरे हाँ गिना, लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है कि नहीं होती है? यदि भाई बेस 1 से बड़ा है तब तो लॉग हटाने से इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती है, और यदि बेस आपका 0 और 1 में है तो लॉग हटाने पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है, ये आपको सबको पता होना चाहिए। नहीं है तो आप अपनी 11th क्लास के इनइक्वलिटीज वाला टॉपिक पढ़ो। और आपकी जानकारी के लिए ये बताऊं कि मैंने सुबह मेरा जो 11th का लेक्चर होता है उसमें मैंने बेसिक मैथमेटिक्स खत्म करवा दी है, उसमें बहुत ही डिटेल्ड में इनइक्वलिटीज नंबर सिस्टम मैंने पढ़ा दिया है। आज मैंने लॉगरिथम भी स्टार्ट करा दिया था वहां पर। तो सुबह मेरा इसी चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाओ, बेसिक मैथ्स करके आपको 11th के पूरा का पूरा उसमें 8-10 लेक्चर्स हैं जिसमें मैंने इनइक्वलिटीज को बहुत ही डिटेल में समझा रखा है। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मेरे सुबह वाले लेक्चर्स रेफर कर सकते हैं, वो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। तो आई होप कि लॉग की ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी। ये पता है अब तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पोर्शन में मिटा देता हूं। तो अपन कहां पहुंच गए? अपन कहां पहुंच गए भाई? तो अपन पहुंच गए यहां पर। ये चीज है, एक बार मैं दोबारा लिखूंगा इसको। तो लिखा है कि log ऑफ 10x टू द बेस sin x ग्रेटर देन लेसर देन 0 है। अब अपने को पता है कि जो sin x की वैल्यू है वो किस में है? 0 और 1 में है। इसका मतलब जब मैं लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी हटाऊंगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी हटाने से क्या हो जाए? 10x लेसर देन का आ जाएगा ग्रेटर देन, और ये आ जाएगा sin x की पावर 0। अरे आगे ना, तो sin x की पावर 0 है तो 10x शुड बी ग्रेटर देन sin x। x मेरा 0 से 1 में पॉजिटिव नंबर है, इसकी पावर 0 यानी 1 आएगा। तो 10x क्या आ गया? ग्रेटर देन 1। तो 10 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 से बड़ी। अब देखो तुम भाई, 10 का ग्राफ क्या होता है? 10 का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। अरे आगे ना, अब देखो इक्वल टू 1, तो 10 की वैल्यू इक्वल टू 1 कहां होती है? π/4 पे होती है। ये एंगल है आपका π/2, ये है मेरा 0। अब इसने बोला है कि इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई होने के लिए 10x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, यानी ग्राफ का ये पोर्शन आना चाहिए, यानी x एक्सिस का ये पोर्शन आना चाहिए। तो यहां से आपका x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू आ गया π/4 से लेकर के π/2, क्योंकि π/4 से नीचे x रहेगा तब 10 का वैल्यू 1 से छोटा रहेगा, और π/4 से ज्यादा x रहेगा, और x मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? π/2 तक, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई? π/4 से लेकर के π/2। π/4 पे ओपन इंटरवल, क्यों? क्योंकि इक्वल टू 1 लिया हुआ नहीं है। इसीलिए इस फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या आ जाएगी? डोमेन आ जाएगी π/4 से लेकर के π/2। सबको समझ में आ गया भाई? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका लॉग फंक्शन के बारे में भी हमने बात की है, कोई दिक्कत नहीं है। गणेश कुमार, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, आप ग्रेट हैं। अरे भाई गणेश, ग्रेट की बात नहीं है, IITian हैं हम, IIT कानपुर से पढ़ा हूं मैं, तो मेरे बेसिक्स बड़े मजबूत हैं। और आप बच्चों के लिए भी मेरा यही एक एडवाइस है कि आप अपने बेसिक्स पे काम करो, एक एक चीज को बड़ा डिटेल में समझो, और फिर देखना मैथमेटिक्स बिल्कुल मक्खन की तरह लगेगी तुम लोगों को, है ना। मैं आज जिंदगी में जो भी हूं मैथमेटिक्स की वजह से हूं, है ना। आप लोगों को भी ऐसा ही फील होगा। आप बस एक एक डिटेल के ऊपर काम करते चले जाओ, आप डिटेल्स पे काम करो, आपका कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। आप हमेशा खुश रहेंगे मैथमेटिक्स के साथ। वरना आप सबको पता ही है अपने मैथमेटिक्स को लेकर के मार्केट में क्या माहौल है? लोग उसको ड्राई और बोरिंग सब्जेक्ट बोलते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट मुझे बायोलॉजी से भी ज़्यादा प्यारा लगता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दीज डिटेल्स, है ना। ओके, मुरादक, हाँ भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब अपन आगे का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को और करवाता हूं, है ना। करो मेरे लिए क्वेश्चन और, आप सीखते जाओ, है ना। तो लिखिए भाई आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कैसा है? तो वो कुछ ऐसा है। इस बार आप मुझे इसकी डोमेन निकाल के दिखाओ, देखें। इस बार आप सारे बच्चे इसको अटेम्प्ट करो बेटा, है ना। अगेन फाइंड डोमेन।
फाइंड डोमेन किसकी, तो एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स इक्वल टू क्या है भाई, sec of 1/e⁻x -2, ये है ना, ये फंक्शन है भाई आपके लिए। sec है 1/e⁻x -2 है ना, ये बच्चों e⁻x -2 नहीं है, ये जो मैंने लिखा हुआ है e⁻x -2, यानी ये लिखा हुआ है 1/e⁻x -2, ये लिखा हुआ है। तो sec of 1/e⁻x -2, इस फंक्शन का आप मुझे डोमेन बताइए। बताओ, देखे डोमेन भाई आप सारे लोग, शुरू हो जाओ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनको एक साथ हैंडल करना सीखो आप लोग। हाँ भाई, तो देखो आंसर अभी तक नहीं आया है, मैं निकाल के दिखाता हूं आपको। तो देखो भाई ये sec फंक्शन है, तो सिंपली आप देखो y इज इक्वल टू sec x, तो sec x क्या होता है बच्चों, 1/cos x, अरे हाँ कि ना, 1/cos x होता है। तो ये जब 1/cos x होता है, तो आप देखो भाई इस बात को, तो इसका डोमेन क्या होता है, डोमेन होगा r - 2n+1 π/2, जहां पर n कोई इंटीजर होगा। अरे हाँ कि ना, क्यों, क्योंकि 2n+1 π/2 पर cos 0 होता है, तो sec को डिफाइन होने के लिए ये नॉन जीरो होना चाहिए, इसलिए रियल नंबर में से इसको घटा दिया, तो ये इसका डोमेन होता है। तो वही चीज अपन यहां लगाएंगे। सबसे पहले तुम इस चीज को ये देखो भाई, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 1/e⁻2x -2 है, तो इसका मतलब e⁻−2 है ना, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये 0 के बराबर हो गया तो आर्ग्यूमेंट आपका डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि ये 1/0 वाली बात आ जाएगी। ठीक है, दूसरी बात है कि sec के लिए बाकी सब कुछ डिफाइंड है, लेकिन जो अंदर लिखा हुआ है ना e⁻x -2, उसकी वैल्यू कभी भी 2n+1 π/2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। 2n+1 π/2 का क्या मतलब है कि ये वैल्यू कभी भी π/2 का ऑड मल्टीपल ना बने, क्योंकि ये अंदर जो पूरा लिखा हुआ है, जिस दिन वो π/2 का ऑड मल्टीपल बन गया उस दिन sec डिफाइंड नहीं होगा। आप समझ गए क्या इस बात को? देखना भाई, ये फंक्शन लिखा हुआ है sec, बाहर कौन है, sec है, तो मैंने sec से पूछा भाई तेरी क्या मांग है, बोला भाई मेरे अंदर आप कुछ भी डाल दो, लेकिन आप π/2 का ऑड मल्टीपल मत डालना। π/2 का ऑड मल्टीपल डाल दिया तो मैं रो दूंगा। तो ठीक है भाई, तो उसका जो अंदर का जो भी है, जो भी उसका इनपुट है, उसको मैंने बोल दिया भाई तू π/2 का ऑड मल्टीपल मत होना, तो sec खुश हो गया। फिर मैं आया नीचे देखा भाई यहाँ पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो ये बोलेगा भाई यदि ये 0 हो गया ना तो फिर मैं भी रो दूंगा, तो मैं बोला भाई तू 0 के बराबर मत होना। तो ये दो शर्तें आप सेटिस्फाई करवा दो और वही इस फंक्शन की क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। फिर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, मतलब सब खुश। तो चलो भाई, पहले मान क्या है कि e⁻x -2 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो आप ये पता कर लो कि 0 के बराबर कहां है।
तो मैंने ये कैलकुलेट कर लिया कि e की पावर x माइनस 2 जीरो कहाँ है, यानी e की पावर x की वैल्यू 2 कब है। तो e की पावर x की वैल्यू 2 कब है, तो आप log ले लो e के बेसिस पे। अरे भाई log लिया ना, तो log लिया तो ये आ गया log e के बेसिस पे लिया तो e की पावर x, और ये आ गया log 2, दोनों तरफ मैंने log e ले लिया, ये तो x आ गया तो log e टू द बेस e बराबर log 2 टू द बेस e, ये तो हो गया 1। तो x बराबर कितना आ गया ln2, x बराबर क्या आ गया भाई ln2। आपको पता है ना कि ln2 का क्या मतलब है, ln लिखा जाता है जब भी उसका बेस e होता है। तो इसका मतलब है कि e की पावर x का वैल्यू 0 कब हो रहा है, जब x बराबर क्या हो ln2 हो। इसने बोला है कि e की पावर x माइनस 2 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि भाई जो x का वैल्यू है वो ln2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो पहली शर्त को मैंने खुश कर दिया। ये बोला कि e की पावर x माइनस 2 0 नहीं होना चाहिए, तो मैं बोला ठीक है भाई, तो x का वैल्यू है ना, तो ln2 से के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ गए आप इस बात को? पहली बात आपको समझ में आ गई। दूसरी वाली शर्त सेटिस्फाई करवाते हैं, उसके लिए मुझे ये पोर्शन मिटाना पड़ेगा। ओके, अब यदि आप ये बात समझ गए हैं तो फिर आप ये बात भी समझ जाओगे। कौन सी बात? तो इसने बोला ना कि ये इसके बराबर नहीं हो सकता, तो तुम तो ये बोल दो कि ये इसके बराबर कब होगा। तो देखते हैं इसका वैल्यू π/2 कब होता है। ठीक है, तो इनको मैंने रेसिप्रोकेट किया, तो e की पावर x माइनस 2 बराबर आ गया 2/π। तो e की पावर x का वैल्यू कितना आ गया मेरा 2 प्लस 2/π आ गया। यहां से x का वैल्यू कितना आ गया, ln का 2 प्लस 2/π आ गया। ओके, इसका मतलब x का वैल्यू ये नहीं होना चाहिए। अब तुम एक चीज देखें कि जो e की पावर x का जो वैल्यू है वो π/2, इसके लिए मैंने बोला हाँ यार मुझे x का एक सॉल्यूशन मिल रहा है, इसका मतलब x इसके बराबर भी नहीं होना चाहिए। अब तुम इस चीज को जनरलाइज करके देखो तो भाई 1/e की पावर x माइनस 2 है वो तुम्हारा 2n+1 π/2 के बराबर कब होगा। तो उसके लिए मुझे e की पावर x माइनस 2 है तो वो 2/2n+1 इंटू पाई के बराबर होना चाहिए, यानी e की पावर x माइनस 2 है। इसकी कैलकुलेशन मैं कहां करूं, थोड़ा बोर्ड पे मेरे पास जगह कम पड़ रही है, इसके लिए मुझे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। देखो भाई आप लोग, मैं क्वेश्चन का ये वाला पार्ट थोड़ा मिटा रहा हूं, है ना। मैंने इस पहली शर्त को मनवा दिया है और मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि भाई जो यहां से जो ये कैलकुलेशन है, चलो ये कैलकुलेशन मैं इस पार्ट में दोबारा करता हूं ताकि मेरे पास ऊपर का बोर्ड भी मुझे मिल जाएगा। ये देखो देखे तुम लोग, इसकी कैलकुलेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, तुम लोग थोड़ा सा ध्यान देकर सुनना भाई, है ना। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये जो दूसरा वाला पार्ट है उसकी कैलकुलेशन आपके सामने हाजिर कर रहा हूं, तो सुने आप लोग। तो क्या होना चाहिए, तो बोला है कि भाई 1/e की पावर x माइनस 2 है ना, वो इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो तुम ये देख लो कि ये इसके बराबर कब है, तो बराबर कर दिया 2n+1 π/2 के। तो इसका मतलब ये होगा कि जो e की पावर x माइनस 2 है ना वो मेरा 2/2n+1 इंटू पाई के बराबर आना चाहिए, यानी e की पावर x किसके बराबर आ जाएगा 2 + 2/2n+1 पाई के बराबर आना चाहिए। हाँ कि ना, तो यहां से x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये आ गया ln 2 + 2/2n+1 ऑफ पाई। ओके, अब n क्या है मेरा, n क्या है, n तो मेरा एक इंटीजर है। अरे n इंटीजर होता है ना 2n+1 π/2 में। अब तुम देखो n का वैल्यू रखूंगा मैं 1 तब कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा, n का वैल्यू रखा मैंने 2 तब भी मुझे कोई ना कोई यहां पर पॉइंट मिलेगा, 3 4 5 6 में ये सारे के सारे पॉइंट मुझे मिलते जाएंगे। n का वैल्यू रखा मैंने -1, तुम देखना एक बार यहां से थोड़ा सा इंट्रिकेट चीजें हैं तो थोड़ा इसको आप ध्यान से समझो, है ना। एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x बराबर ln ऑफ 2 + 2/2n+1 पाई। ठीक है भाई। अब तुम देखो, आप n क्योंकि यहां पर इंटीजर लेके चल रहे हैं अपन, तो इंटीजर में आप 0 रखोगे कोई भी दिक्कत नहीं है, n को आप 0 रखोगे तब कोई दिक्कत नहीं है, n को आप 2 रखो 3 रखो 4 रखो 5 रखो, n की कोई इंटीग्रल वैल्यू ले लो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जरूर कोई ना कोई x यहां पे मिल जाएगा। लेकिन जैसे तुमने रखा n का वैल्यू -1, तो x बराबर कितना बन गया, ये बन गया ln ऑफ 2 + 2/-1 रखने से ये कितना आ गया, -1 रखने से ये कितना आ गया बच्चों, ये -2 यानी -1 यानी ये -π आ गया। ठीक है, तो अब तुम देखो तो ये आ गया ln ऑफ 2 - 2/π।
तो 2 माइनस 2 अपॉन पाई डिफाइंड है क्या? तो बिल्कुल डिफाइंड है भाई, क्योंकि 2 नंबर है वो बड़ा है, 2 अपॉन पाई छोटा है, तो ये बिल्कुल x की वैल्यू एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने रखा x का वैल्यू माइनस का 2, तब देखना क्या आता है, तब आएगा x बराबर ln ऑफ 2 प्लस 2 अपॉन माइनस 2 रखने से ये कितना आएगा, -4 प्लस 1 यानी माइनस का 3, तो माइनस का 3 पाई, तो ये कितना आएगा, ये आएगा मेरा ln ऑफ 2 माइनस 2 अपॉन 3 पाई। तो नंबर तो ये भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि 2 में से फिर एक छोटा नंबर घटते जा रहा है। इसका मतलब तुम कोई भी n का वैल्यू ले रहे हो, चाहे n का वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हो तब भी ठीक है, और n का वैल्यू यदि तुम नेगेटिव इंटीग्रल लिए जा रहे हो, n का वैल्यू -1, -2, -5, -50, -100 कुछ भी लेके चले जाओ, आप 2 में से कुछ ना कुछ ऐसा छोटा नंबर ही घटेगा। कभी भी log का आर्गुमेंट नेगेटिव नहीं बनेगा आपका, क्योंकि 2 में से घटेगा और वो भी छोटा नंबर होता जाएगा। जैसे यहां आया ना 2 अपॉन पाई, फिर आएगा 2 अपॉन 3 पाई, 2 अपॉन 5 पाई, 2 अपॉन 6 पाई, 7 पाई, 9 पाई, उस तरह से। तो इसका मतलब यहां आप n का कोई सा भी वैल्यू रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इतना डिटेल एनालिसिस आपको इसीलिए समझाया गया है। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि आप क्या करते, जो भी n ले रहे हो सब यहां पर आपका सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इसने बोला ना कि ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि x का वैल्यू इसके बराबर नहीं होना चाहिए, है ना, हमने बराबर करके देखा था। तो दूसरी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, दूसरी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए? तो इसने बोला है, तो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए x का वैल्यू ln 2 के बराबर नहीं होना चाहिए था, और दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए x का वैल्यू ln ऑफ 2 प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 1 पाई इसके बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखो तुम इन दोनों का तुम क्या लोगे, इन दोनों का मुझे देखो फाइनली क्या लेना है। अब देखो इतना सारा मत्था मारी हमने करा, ठीक है, कि भाई x का वैल्यू इसके बराबर भी ना हो और x का वैल्यू इसके बराबर भी ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये ln 2, कभी ये 2 वैल्यू हो सकता है क्या? ये 2 होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा, ये 0 कभी नहीं होगा। इसका मतलब है कि जब मैं डोमेन लिखूंगा तो डोमेन क्या लिखूंगा, डोमेन लिखूंगा भाई सब कुछ हो जाए, लेकिन ln 2 भी नहीं होना चाहिए, और साथ के साथ मेरा ln, एक तो ये माइनस करना है, क्या क्या माइनस करना है आपको रियल नंबर में से, एक तो आपको ln 2 माइनस करना है, और दूसरा आपको ln ऑफ 2 प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 1 पाई। ये जो नंबर्स हैं जिसमें n क्या है, एक इंटीजर है, इनको आपको माइनस करोगे तो आपको ये फंक्शन का डोमेन मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं क्या इस क्वेश्चन को? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको यहां पर काफी डिटेल में काम करना है भाई। यदि डिटेल में काम नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। इनइक्वालिटीज का, ट्रिग्नोमेट्री का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, लॉग फंक्शन का आपको बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। यदि एक भी फंक्शन का आपको ज्ञान नहीं है तो आप इन क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे सकते, आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और दिक्कत हो जाएगा तो फिर आप लोग अड़ जाएंगे भाई, अड़ जाएंगे तो समस्या हो जाएगी, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जाते जाते देखो, मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज तो अपन क्वेश्चन ही कर पाए हैं अच्छे अच्छे, दोनों क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन किए आज के लेक्चर में, लेकिन दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, है ना। तो अपना काम हो गया। अब मैं आपको जाते जाते आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक इंट्रोडक्शन देके चले जाता हूं, ठीक है। तो आप लिखो, अगला अपना टॉपिक रहेगा भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। देखो ये अलग से आपका 12th क्लास में एक टॉपिक है, बुक में शायद सेकंड टॉपिक है, ये पूरा अभी यहां पर नहीं पढ़ रहे हैं। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरह से पढ़ाया जा रहा है कि जिससे आपका फंक्शन का काम हो जाए। वैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको अपन दोबारा इस पूरे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं अलग से, ठीक है। देखो बात क्या है, सबसे पहले तो आपको देखना है कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इसको लिखते कैसे हैं। तो रिप्रेजेंटेशन, तो देखो भाई, जैसे अपने पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, टी फंक्शन है,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लिखा कैसे जाता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, ऐसे लिखते हैं ना। उसी प्रकार से जो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनको लिखा जाता है बच्चों साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। इनको इस प्रकार से लिखा जाता है। इसका ये कतई मतलब नहीं है जो साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, इसका कतई मतलब नहीं है कि ये 1 अपॉन साइन एक्स लिखा हुआ है। नो, 1 अपॉन साइन एक्स के बराबर ये नहीं होता है। 1 अपॉन साइन एक्स किसके बराबर होगा, तो वो लिखा जाएगा साइन एक्स की पावर -1 हो ना, तब आप समझोगे कि ये 1 अपॉन साइन एक्स लिखा हुआ है। रिप्रेजेंटेशन की बातें हैं, ये अपन समझते ही हो। और यदि साइन इनवर्स एक्स इस प्रकार से लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये 1 अपॉन साइन एक्स लिखा हुआ है। आप समझ गए इस बात को। तो इनका जो रिप्रेजेंटेशन है इन फंक्शंस का, ये इनका ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, साइन कोस टेन, कॉट कोसेक सेक, उसी प्रकार से 6 आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होते हैं, उनको लिखा जाता है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक, टेन इनवर्स एक्स, इस प्रकार से। ये समझ गए आप इस बात को। सबसे पहले इनका रिप्रेजेंटेशन। अब इस रिप्रेजेंटेशन से मतलब क्या है, क्या इसका मीनिंग है, तो वो आप समझो भाई कि इनका मीनिंग क्या है। तो रिप्रेजेंटेशन के बाद आता है मीनिंग की बात। अब मीनिंग की बात के लिए आपको एक चीज समझना है, आपको एक चीज समझना है। क्या चीज समझना है, जैसे आपके सामने फंक्शन था y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स। इसमें आपने x बराबर रखा जैसे π/2, तो y बोलेगा भाई बहुत बढ़िया, y इज इक्वल टू साइन π/2, वो बोलेगा 1 हो जाएगा। आपने रखा है इसमें x बराबर मान लो π/4, तो ये बोलेगा कि भाई साइन π/4, तो वो होता है मेरा 1/√2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात आती है साइन इनवर्स x की, साइन इनवर्स x की, तो इसका क्या मतलब है। आप इसमें जैसे x का क्या वैल्यू दे सकते हो, कैसे दे सकते हो, तो साइन इनवर्स x क्या है। देखो जैसे यहां पर x क्या था, x का वैल्यू क्या है, वो एक एंगल है ना। x एक एंगल है कि नहीं है, अरे भाई x एक एंगल है कि नहीं है। कि x का आप इसमें इनपुट क्या दे रहे हो, इसमें इनपुट दे रहे हो आप एक एंगल। एक एंगल तो आपका इनपुट है जो कि x के रूप में, और y क्या है, y उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू है। अरे हाँ कि ना, आपने जैसे x बराबर π/2 रखा, y की वैल्यू 1 आ गई। x बराबर π/2 बोले तो एक एंगल है, एक एंगल का वैल्यू है। तो साइन इनवर्स x का क्या मतलब होता है फिर, साइन इनवर्स x का क्या मतलब होता है। साइन इनवर्स x आपको क्या देता है, तो साइन x फंक्शन आपको क्या देता है, तो वो एक वैल्यू देता है, और वो लेता क्या है, एंगल लेता है। तो साइन इनवर्स x उसका जस्ट उल्टा है। साइन इनवर्स x टेक्स वैल्यू ऑफ साइन x, वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन, वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन, and gives angle corresponding to that value, corresponding to that value। ये समझो भाई आप इसको, है ना। इनका बिहेवियर जस्ट अपोजिट है। साइन एक्स इनपुट में क्या ले रहा है, एंगल ले रहा है, आउटपुट क्या दे रहा है, वैल्यू दे रहा है। सिमिलरली मैं फंक्शन लिखूंगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसका इनपुट क्या था, एंगल था, तो इसका इनपुट क्या होगा, वैल्यू होगा। साइन एक्स फंक्शन का आउटपुट क्या है, वैल्यू है, तो इस फंक्शन का आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट एक एंगल होगा। ये समझे आप इस बात को, है ना। इसको और अपन डिटेल में जब इनवर्स फंक्शन करके आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा इसी फंक्शन में, तब आपको और ज्यादा इसमें डिटेल में बातें बताई जाएगी। लेकिन अभी आप इस बात को इतना समझो कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, वो उनका जो इनपुट और आउटपुट का बिहेवियर है, वो आपका जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनका जस्ट रिवर्स होता है। कैसे भाई, कि नॉर्मल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो x जैसे साइन x लिखा हुआ है, तो एंगल इनपुट लेंगे, वैल्यू आउटपुट देंगे। लेकिन जो साइन इनवर्स x है वो इनपुट आपका वैल्यू लेगा और आउटपुट आपका एंगल देगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। इतनी बात आपको सबको बेटा समझ में आनी चाहिए। अब इसके बाद की बात सुनो आप। यदि इतनी बात आपको समझ में आ गई, अब आप इसकी नेक्स्ट बात सुनो। इसमें एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है, जैसे आपने सामने फंक्शन लिखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स।
अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये x तो क्या होगा, ये x होगा वैल्यू, और ये y क्या होगा, ये y होगा मेरा एक एंगल। तो जैसे तुमने रखा x बराबर 1/√2, तो ये आएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। इसका क्या मतलब हो गया कि ये वो एंगल है जिसके साइन का मान 1/√2 होता है। तो 1/√2 किसका होता है, π/4 का। तो आप बोलोगे सर y बराबर π/4 आ गया। लेकिन एक आदमी अगले ही इंस्टेंट में यूं बोलेगा, जैसे भाई जो साइन का ग्राफ है, साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, आप सारे लोग जानते हो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। यहां की दिक्कत को बड़े ध्यान से समझना, बहुत सारे बच्चे समझते हैं सर ये क्या हो गया, क्यों हो गया। तो देखो 1/√2 ये लाइन है 1/√2 की, तो 1/√2 एक वैल्यू कहां पर है, π/4 पर है, और पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4, तो जो 3π/4 है, पाई माइनस π/4, ये जो एंगल है 3π/4, अरे भाई ये 0 है, ये पाई है, ये 2π है, अरे हाँ कि ना। तो मैंने लिखा है ना साइन इनवर्स 1/√2, वो बोलोगे सर आप π/4 पे भी साइन का वैल्यू 1/√2 होता है, 3π/4 पे भी होता है, और आप आगे बोलोगे कि सर 2π प्लस π/4 है, चाहे आप 4π प्लस π/4 ले लो, सबके ऊपर तो साइन का वैल्यू 1/√2 ही आता है। आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब ये हो गया कि आपने एक इनपुट दिया और आपके आउटपुट क्या आ गए, मल्टीपल आउटपुट्स आ गए। अब ध्यान से समझना, जिस दिन तुम्हें फंक्शन का मैपिंग से मीनिंग समझाया था, अब इसका मतलब ये नहीं निकल गया था कि देखो, इसका मतलब ये निकल गया कि आपने एक इनपुट लिया और उसके अलग अलग आपको आउटपुट मिल गए। एक ही इनपुट, इनपुट क्या था x बराबर 1/√2, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको हजारों आउटपुट मिल गए। क्या ये फंक्शन की डेफिनेशन है? ये फंक्शन की डेफिनेशन ही नहीं है। फंक्शन को डिफाइन होने के लिए यदि आपने एक इनपुट दिया है तो उसके करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही आउटपुट होना चाहिए। आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यहां तो मैंने इनपुट एक दिया है और आउटपुट लाखों करोड़ों आ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रकार से यदि मैंने कुछ ध्यान नहीं रखा तो मैं इस इनवर्स फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि वो फंक्शन की डेफिनेशन के अंडर ही नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यह हो गया कि यदि इसको मुझे फंक्शन बोलना है, यदि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x को मुझे फंक्शन बोलना है, तो मुझे x और y इन दोनों को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, तभी ये एक फंक्शन की तरह बिहेव करेंगे, अदरवाइज ये फंक्शन की तरह बिहेव नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब ये रेस्ट्रिक्शन किस प्रकार से पुट किए हुए हैं, कैसे इनके स्टैंडर्ड चीजें हमने डिफाइन कर रखी है, ये सारी की सारी बातें अपन बच्चों कल करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है बच्चों ये यहीं पे खत्म होता है। आप कल ये पता करके लाओगे इनवर्स फंक्शन के बारे में, थोड़ा बहुत आप कल पढ़ के आना भाई, है ना। थोड़ा इनवर्स फंक्शन को समझने के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका आप कल थोड़ा समझ के आएंगे, पढ़ के आएंगे, ठीक है। तो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा कि किस प्रकार से उनकी डोमेन और रेंज को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। आपको यहां से ये बात समझ में आनी चाहिए कि यदि आप रेस्ट्रिक्ट नहीं करोगे x और y की वैल्यूज को, तो ये एक फंक्शन की तरह बिहेव ही नहीं करेंगे, है ना। इनका बिहेवियर अजीब सा हो जाएगा। तो ये सारी बातें हैं बच्चों। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा मैथमेटिक्स में, फील आएगी आप लोगों को। आप लोग जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जोड़िए भाई, है ना। आपको बिल्कुल IIT JEE मेंस और एडवांस का जो आपका IIT का मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो मैं करवाऊंगा, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग जुड़े रहिए, धन्यवाद।